हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो आज से हम MPTET मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के इन्वायरमेंट वाले हिस्से को हम कवर करेंगे। तो आज से हमारा जो ये नया सीरीज है, इसमें पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस जो है हम कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने मैथ वाले पार्ट को भी कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल में जाकर उन्हें देख लें। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक का जो लेसन है, उसमें हम देखने वाले हैं हमारे सिलेबस है MPTET का। उसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारा परिवार हमारे मित्र। तो जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसमें है परिवार और समाज से संबंध, परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक का सिलेबस है। तो दोस्तों इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के लेसन में जो है हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में कि फैमिली क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, क्या महत्व होता है। तो ये सब हम जो है आज के लेसन में हम फैमिली। तो देखिए दोस्तों, फैमिली जो है लैटिन वर्ड फेमुलस से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक नौकर या सेवक या ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे व नौकर शामिल हो। तो जो फैमिली वर्ड है, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? फेमुलस, जो एक लैटिन या रोमन शब्द है, वहाँ से होती है। इंग्लिश में इसे फैमिली बोलते हैं, हिंदी में परिवार, और लैटिन में इसे फेमुलस बोलते हैं। तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक नौकर या एक सेवक और या ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे और सेवक या नौकर रहता हो। परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। तो जो फैमिली होती है वो किसी भी सोसाइटी की बुनियादी इकाई होती है, यानी कि कोई भी सोसाइटी बिना परिवार की नहीं हो सकती, या फिर परिवारों का समूह होती है। एक सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के परिवार रहते हैं, तो ये बुनियादी इकाई है, बेसिक। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और जो ये परिवार होता है ये किसी भी बच्चे का प्रथम पाठशाला, पहला स्कूल होता है, फर्स्ट स्कूल, जहाँ वह जो है शुरुआती शिक्षाएं ग्रहण करता है, जैसे बोलना, चलना, फिरना, लिखना, शुरुआती समय में समझना, बातों को गढ़ती है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं कि परिवार में कौन कौन होते हैं। तो परिवार में पत्नी व बच्चों का होना अति आवश्यक होता है। तो पत्नी और बच्चों का होना अति आवश्यक होता है। अगर कमी हुई तो वह परिवार ना होकर गृहस्थी होता है। परिवार में पति, पत्नी और बच्चों का होना, यहाँ पर पति भी है, पति, पत्नी और बच्चों, यानी कि तीनों का, पति, पत्नी और बच्चों का होना आवश्यक होता है। अगर तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो यह परिवार ना कहला के क्या कहलाएगा, गृहस्थी कहलाएगा। तो कोई भी परिवार जो होता है वो गृहस्थी होता है, कोई भी परिवार, लेकिन प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं होती है। यानी कि कोई भी परिवार है, मान लीजिए, तो ये परिवार है और ये गृहस्थी है। तो प्रत्येक गृहस्थी जो होती है वो परिवार कहलाती है, लेकिन प्रत्येक परिवार गृहस्थी नहीं कहलाता। यानी कि गृहस्थी इनकम्प्लीट रूप है परिवार का। परिवार कंप्लीट होता है और गृहस्थी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि गृहस्थी में कोई ना कोई मिस होता है, कोई ना कोई छूटा होता है, या तो पति या पत्नी या बच्चे, जबकि परिवार में ये तीनों होते हैं। प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते। एक जैविकीय इकाई के रूप में एक परिवार वह समूह है, एक जैविकीय इकाई के रूप में, यानी कि जीवन की इकाई के रूप में परिवार वह क्या है, वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष को यौन संबंध की स्थापना व संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति होती है। तो एक ये ऐसी जैविकीय इकाई है जिसमें क्या होता है, सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी वो क्या देती है, इन्हें वैध देती है, मान्यता देती है, कैसे, किसके लिए, यौन संबंधों के लिए, संतान पैदा करने के लिए आदि के लिए जो है समाज स्वीकृति देता है। वहीं सामाजिक इकाई के रूप में परिवार
स्त्री पुरुष का एक समूह है जो विवाह रक्त गोद के संबंध के आधार पर निर्मित होता है। तो देखिए कि किसका समूह है ये, तो यह है स्त्री और पुरुष का, सामाजिक इकाई के रूप में स्त्री और पुरुष का, जो किससे विवाह से बनता है, रक्त से बनता है या गोद से बनता है। तो विवाह से देखिए कि एक पुरुष जो होता है मेल और एक फीमेल, तो इनकी क्या होती है, शादी होती है। तो ये क्या विवाह से जो जुड़ा हुआ है परिवार। दूसरा क्या लिखा है, खून से, रक्त से। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक और उसका तो पति स्त्री और पुरुष लिखा हुआ, तो देखिए एक व्यक्ति की एक माँ होगी, एक बहन भी होगी, दादी होगी, बुआ होगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, माँ, बहन, दादी और बुआ। तो इस प्रकार जो है ये होता है। वहीं एक महिला, एक अगर महिला है तो क्या होगा, उसका एक पिता होगा, भाई होगा, है ना, मौसा होगा, फूफा होगा और तमाम कितने भी रिश्तेदार होंगे। तो इस प्रकार जो है विवाह रक्त और गोद के संबंधों से जुड़ा होता है। परिवार की परिभाषाएं, तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जो विभिन्न इससे संबंधित वैज्ञानिक या विद्वान हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो उनमें से हम कुछ का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो विल्स तथा हाइजर ने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी कि परिवार को संक्षिप्त में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि जो परिवार है उसे संक्षिप्त रूप में एक समूह, सामाजिक समूह के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसके सदस्य आपस में किससे जुड़े होते हैं, रक्त के आधार पर, यानी कि ब्लड रिलेशन के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब दूसरी परिभाषा वो है मैकाइवर पेज के अनुसार। उनके अनुसार क्या है, परिवार एक समूह है। तो फैमिली क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, जो यौन संबंधों पर आधारित होती है, यानी कि जो यौन संबंधों से संबंधित होती है, आधारित होती है। अब इसी में क्या है, इसका आकार छोटा होता है। तो जो ये परिवार होता है इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करना होता है इन्हें। तो इनमें बच्चों का पालन पोषण भी होता है। क्लियर के अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था परिवार कहलाती है। तो जो क्लियर विद्वान है वो कहते हैं कि जो परिवार है वो माता पिता और बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। इन तीनों के बीच जो पाया जाने वाला संबंध है उसकी व्यवस्था परिवार कहलाता है, माता पिता और बच्चों के बीच। अब इलियट तथा मेरिल के अनुसार, तो इलियट तथा मेरिल कहते हैं कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। तो देखिए ये क्या कहते हैं कि एक सामाजिक संगठन है। और किससे मिलकर बना है संगठन, ये बना है पति से, पत्नी से और बच्चों से। तो किनसे मिलकर बना हुआ है ये संगठन, पति पत्नी और बच्चों से। तो इलियट कहते हैं कि जो ये परिवार है ये एक सामाजिक समूह संगठन है जो पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना होता है। अब देखिए दूसरे विद्वान जो हैं लूसी मेयर, तो लूसी मेयर क्या कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता एवं उनकी संतान साथ रहते हैं। तो ये कहते हैं लूसी कि परिवार क्या है, एक गृहस्थ समूह है, ग्रुप है, जिसमें कौन कौन रहता है। तो इसमें क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पति रहता है और पत्नी रहती है। तो पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, इसमें संतान रहती है, वो गृहस्थ समूह है। अब देखिए कार्वे के अनुसार क्या कहते हैं कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। तो कार्वे जो विद्वान है वो कहते हैं कि भारत के अगर रिलेटिव में बोले तो जो परिवार है वो संयुक्त परिवार के रूप में देखा जाता है। क्यों, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से संयुक्त परिवार की प्रथा देखी गई है। लोग एक साथ रहते थे और आज भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवस्था उसी रूप में पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम हो रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसी स्तर पर देखी जाती है। C.H. कूले के अनुसार इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह कहा है। इन्होंने परिवार को क्या कहा है कि ये प्राथमिक समूह है और इसे मानव प्रकृति की
नर्सरी कहा है। और इसे क्या कहा है कि मानव की प्रकृति की जो नर्सरी है, यानी कि कोई भी जो मानव होता है वो शुरुआती दौर में जो भी सीखता है वो कहाँ सीखता है, परिवार से सीखता है। तो परिवार उसकी नर्सरी है, वहाँ पर जो है उसका डेवलपमेंट होता है। अब देखिए हम अगले विद्वान की परिभाषा देखते हैं वर्गेस एवं लॉक के अनुसार। तो वर्गेस एवं लॉक के अनुसार क्या है कि परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों से संगठित है। तो क्या कहते हैं कि परिवार रक्त या दत्तक संबंधों से या विवाह संबंधों से संगठित होता है। तो जो परिवार बनता है वो व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है, ऐसे मेंबर्स का समूह होता है। जो मेंबर्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, विवाह से, रक्त से या दत्तक बंधनों से जुड़े होते हैं, तब बनता है परिवार। ठीक है ना। तो परिवार के लिए एक समूह होता है, उस समूह के लोग जो जुड़े होते हैं आपस में वो विवाह, रक्त और दत्तक बंधनों से जुड़े होते हैं। समान संस्कृति का सृजन होता है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन होता है एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं। और जो विभिन्न सदस्य होते हैं जैसे कि पति पत्नी है, माता पिता है, पुत्र पुत्री है आदि, जो है अंतर क्रियाएं निहित करते हैं, अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं, एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं और एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। अब देखिए जो मजुमदार हैं वो क्या कहते हैं, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, यानी कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। ठीक है। तथा जो रक्त संबंध सूत्र से संबद्ध रहते हैं, और जो क्या है, रक्त संबंधों से संबंध जुड़े रहते हैं और एक स्थान हेतु व परस्पर कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं उन्होंने कि परिवार व्यक्तियों का समूह है। किन व्यक्तियों का, जो एक छत के नीचे रहते हैं। तो एक छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं। तो जो क्या होते हैं कि रक्त संबंधों के साथ जुड़े होते हैं और उन पर क्या होते हैं, स्थान हेतु व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रहती है। तो इस प्रकार जो है वो जुड़े होते हैं। अब देखिए जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार, तो जॉर्ज पीटर मुरडॉक क्या कहते हैं कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, प्रजनन है। तो क्या कहते हैं कि जो परिवार है वो एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता क्या है, सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन। तो प्रजनन, आर्थिक सहयोग और सामान्य निवास इसकी विशेषता है और ये क्या है, सामाजिक समूह है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम 2 के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं। और इसके जो कोई भी मतलब परिवार होगा उसके जो वयस्क सदस्य होंगे उनके मध्य जो यौन संबंध होगा उसे समाज द्वारा जो है मान्यता मिली होगी या वैध यौन संबंध होगा। और एक या अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चों में सम्मिलित होंगे और उनके बच्चे होंगे, एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं या दत्तक हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हुई परिभाषाएं दोस्तों। अब देखते हैं कि परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। स्पेशलिटीज ऑफ फैमिली, स्पेशलिटीज ऑफ फैमिली। तो स्पेशलिटीज ऑफ फैमिली क्या है कि सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, अर्थात कोई भी सोसाइटी, ठीक है ना, कोई भी सोसाइटी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो बनी होती है फैमिली से, फैमिली से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए जो सामाजिक संरचना का केंद्रीय बिंदु कहा जाता है, क्योंकि तो परिवार को सामाजिक संरचना का केंद्रीय बिंदु कहा जाता है क्योंकि कोई भी समाज परिवारों से मिलकर ही बनता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, तो जो इसके सदस्य होते हैं परिवार के वो उत्तरदायित्व की भावना से होते हैं, अर्थात सदस्य परिवार के सदस्यों के लिए त्याग करने को तैयार होते हैं और और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे की जिम्मेवारी भी लेते हैं। तो इस प्रकार जो है उत्तरदायित्व होता है परिवार के सदस्यों के प्रति। भावनात्मक आधार के रूप में जुड़े होते हैं, जैसे कि परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं।
जो संगठन बनाती हैं। अब देखिए सार्वभौमिकता, तो क्या होता है कि जो परिवार होता है उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है, अर्थात ये प्राचीन समय में भी होते थे, आज भी हैं और भविष्य में भी होंगे। किसी न किसी रूप में लोग परिवार से जुड़े होते हैं। तो परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। अस्थायी इस रूप में कि जो इसके सदस्य होते हैं वो क्रमिक रूप में बदलते रहते हैं। जो पुराने सदस्य होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, जो नए सदस्य होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें अस्थायीपन रहता है। लेकिन ये पारिवारिक नाम की संस्था हमेशा रहती है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कभी समाप्त नहीं होता है। सीमित आकार, तो इसका आकार सीमित होता है। सीमित का अर्थ ये है कि जो पुरानी पीढ़ी होती है वो नष्ट होती जाती है और जो नई पीढ़ी है वो आती जाती है। तो इस प्रकार बैलेंस बना होता है। अगर पुराने सदस्य, बुजुर्ग सदस्यों की मृत्यु होती है तो नए व्यक्तियों का आगमन भी होता है। बच्चों, रचनात्मक प्रभाव, तो रचनात्मक प्रभाव क्या है कि मनुष्य के व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। तो जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, फैमिली से ही जो है लोगों में क्या होती हैं, आदतें बनती हैं, कुछ स्पेशल, कुछ मनोवृत्ति पैदा होती है। यानी किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी वस्तु के प्रति उनकी जो है भावनाएं हैं, विचार हैं, वो बनते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक रूप से उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है, सामाजिक नियंत्रण। तो परिवार में कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकता, बल्कि इसे सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। यानी कि जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कोई चल सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करे, कुछ उसके लिए सीमाएं भी निर्धारित होती हैं समाज द्वारा। वंश नाम की एक व्यवस्था, तो वंश नाम की एक व्यवस्था में क्या है कि सभी परिवार के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। इसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। तो इस प्रकार जो कोई भी परिवार होता है वो क्या है, वंश के नाम पे चलता है। जैसे कोई परिवार है तो उसका जो वंश होगा, जैसे कोई राजा महाराजा थे तो राजा महाराजा में जैसे सिंधिया वंश है तो सिंधिया के नाम से कहलाते हैं। या जैसे राठौर हैं तो राठौर, परमार तो परिवार, परिहार। तो इस प्रकार जो है वंश चलता है। विवाह या यौन संबंध, तो जो परिवार होते हैं उसमें विवाह होते हैं, यौन संबंध होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है, परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध ही स्त्री पुरुष के मध्य यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। तो यौन संबंध के परिणाम स्वरूप संतान जन्म लेती हैं तथा माता पिता व संतान मिलकर परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है कि विवाह और यौन संबंध वो समाज के द्वारा ही निश्चित होते हैं। अगर विवाह को वैधता है तो उसके यौन संबंधों को वैधता दी जाती है और इससे जो है परिवार और वंश आगे बढ़ता है। प्रजनन, तो परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण संतानोत्पत्ति का होता है। संतानोत्पत्ति के माध्यम से ही निरंतरता बनी रहती है। हिंदू धर्म में तो संतानोत्पत्ति के द्वारा ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। तो हिंदू धर्म में तो यहाँ तक मान्यता है कि कोई पितृ धर्म से मुक्त तभी होगा जब उसके संतान उत्पत्ति होगी। आर्थिक बंधन, तो परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से ही नहीं बनते, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य आर्थिक बंधन भी करते हैं। परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक परिवार को कोई ना कोई आर्थिक कार्य करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो परिवार होते हैं उनकी एक ये विशेषता भी होती है कि आर्थिक बंधन होता है। मान लीजिए कोई परिवार है तो उनके सदस्यों को जो है काम करना होगा, घर खर्च चलाने के लिए कार्य करना होगा, परिवार के अच्छे विकास के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कार्य करना होगा, अपने विकास के लिए उन्हें कार्य करना होगा, शिक्षा के लिए उन्हें कार्य करना होगा, स्वास्थ्य के लिए, ताकि अर्थ आ सके और जिससे वे कमाई कर सकें। कमाई करेंगे तो क्या करेंगे, डेवलपमेंट होगा और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा परिवार की विशेषताएं। अब परिवारों का वर्गीकरण देखेंगे। तो परिवार विभिन्न प्रकार के होते हैं। परिवार
को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम कुछ प्रकार जो है देखेंगे। तो समानता परिवार के निम्न प्रकार होते हैं या निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। संख्या के आधार पर, अधिकार एवं उत्तराधिकार के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर और विवाह के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्था के आधार पर कि संस्था के आधार पर जो है परिवार कैसे होते हैं। तो संस्था के आधार पर परिवार को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है एकांकी परिवार, केंद्रीय, नाभिक, मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार। तो या परिवार या फिर इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यूनिट फैमिली भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। और इसके अलावा संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली कहलाती है। और विस्तृत विवाह संबंधी परिवार यानी कि रिलेटिव से रिलेशन वालों से संबंधित परिवार। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकांकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो क्या होती है कि यह परिवार सबसे छोटे प्रकार का परिवार होता है, यानी कि जो परिवार नामक संस्था है उसमें सबसे छोटा प्रकार कौन सा है, यूनिट फैमिली या एकांकी परिवार। इसमें पति पत्नी और आश्रित बच्चे होते हैं। तो इसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं और शादी के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो शादी के पहले यानी कि जब तक वो नाबालिग रहते हैं या जब तक उनका विवाह नहीं होता जब तक वो साथ में रहते हैं और उसके पश्चात वो अलग रहने लगते हैं। अब देखिए क्या है कि वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देख रेख एवं कल्याण विधेयक यानी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देख रेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया, जो माता पिता और अभिभावकों को देख रेख करने के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। तो क्या है कि अभी वर्तमान में या पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति देखने को आई है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को वृद्ध होने पर छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या घर से भगा देते हैं, उनके साथ उत्पीड़न करते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए, उनके जो है संरक्षण के लिए और उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने के लिए और उनके जो है अधिकारों के हनन से रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया, ताकि उनके बच्चों को बाध्य किया जा सके कानूनी रूप से, ताकि उनकी सेवा कर सकें वो। वर्तमान में ऐसे परिवार शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो ये एकांकी परिवार हैं वो सिर्फ शहरों में ही देखे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थिति या इनकी संख्या बहुत ही कम है। भारत में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन इनकी संख्या जो है धीरे धीरे भारत में बढ़ रही है। एकल परिवारों को सामान्यतः सुखी परिवार माना जाता है। तो जो एकल परिवार होते हैं इसे सामान्यतः सुखी परिवार माना जाता है। ऐसे परिवारों में रहने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। और ऐसा कहते हैं कि जो ऐसे परिवार होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता उनमें अच्छी होती है। अब देखिए एकल परिवार की बनने के क्या कारण हैं। तो मतलब कि जो एकल परिवार हैं वो क्यों बनता है ये देखते हैं, इनकी क्या कारण है कि एकल परिवार जो है हुए या बने। तो जनसंख्या में वृद्धि, तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने के कारण लोग एक साथ रह नहीं सके। उनके कुछ जैसे कि लड़ाई हो जाती है आपस में, या जैसे कि उनकी जो आवश्यकताएं वो पूरी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे वो क्या है कि अलग रहने लगते हैं। तो उन्हीं में से एक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अधिक होने से वो एक ही परिवार में अपने आप को जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या अपने आप को जो है नहीं रख पाते हैं और अलग रहने लगते हैं। सामाजिक बदलाव, तो आज का समय जो है पुराने समय से काफ़ी बदल चुका है। तो लोग इस बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जॉइंट फैमिली की जगह जो है न्यूक्लियर फैमिली या एकांकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थ की प्रधानता, तो क्या है कि आज के समय में सामाजिक मूल्यों या प्राचीन मूल्यों के स्थान पर अर्थ मूल्य की बात सामने आती है, यानी कि लोग अर्थ को प्रधानता देते हैं ना कि सामाजिक या धार्मिक या प्राचीन मूल्यों को। तो उन्हें मूल्यों की उतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती है जितना पैसे की होती है। तो ये भी एक कारण है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, आज के समय में लोग सामाजिक बंधनों में, पारिवारिक बंधनों में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि उनमें स्वतंत्रता की जो भावना है वो बढ़ रही है। और यही स्वतंत्रता की भावना जो है एकल परिवार बनने का कारण है। तो लोग एकल परिवार में
पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे के अनुसार। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, चूँकि अपने देश में लगभग 100 से 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। इसके अलावा आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा जा सकता है और वही प्रभाव भारत में भी देखा जाता है। और इसी संस्कृति का प्रभाव है कि लोग यूनिट फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवचन, इसके अलावा रोजगार और व्यवसाय के लिए भी लोग अपने मूल स्थान, अपने गांव शहर को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहते हैं और इस कारण वे जो है पूरे परिवार के साथ ना जाकर सिर्फ अपना एकल परिवार के साथ जाते हैं और जिस कारण वे फिर कई बार ऐसा होता है कि जहां जाते हैं वहीं जाकर वो बस जाते हैं और इस प्रकार एकल परिवारों की प्रधानता बढ़ती जाती है। ग्रामों में नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, इसके अलावा ग्रामों से जो है लोग कहाँ जा रहे हैं? नगरों की ओर जा रहे हैं। तो ग्रामों से जब लोग नगर की ओर जा रहे हैं तो क्या होता है कि वो अपने मूल स्थान को छोड़कर जाते हैं, यानी कि अपने माता पिता या अपने दादा दादी या अपने और वंश के लोगों को छोड़ करके कहाँ जाते हैं? अपने शहर जाते हैं नौकरी के लिए। तो जहाँ नौकरी के लिए जाते हैं या तो वो स्वयं जाता है व्यक्ति, पुरुष है या महिला है, या फिर अपने पति पत्नी के साथ जाता है या पति पत्नी और बच्चे के साथ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं जाता है कि अपने वो माता पिता को भी लेके जाए और अपने वो और रिलेटिव को लेके जाए। तो इस प्रकार भी यूनिट फैमिली बनती है। अब देखिए दूसरा प्रकार जो है संख्या के आधार पर संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। तो यह परिवार का बड़ा रूप है। जो यह वाला रूप है वो एकांकी परिवार से बड़ा रूप है। इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली 3 पीढ़ियां रहती हैं, यानी कि 3 या 3 से अधिक रहती है, लेकिन मिनिमम 3 पीढ़ियां होती हैं। तो 3 पीढ़ियां कैसे? एक तो वो स्वयं व्यक्ति, ठीक है ना, जो मेन व्यक्ति है वो होता है, उसके ऊपर उसके जो क्या होते हैं? पिता होते हैं, ठीक है ना, उनके पिता होते हैं और उनके नीचे उनके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार ये 3 पीढ़ियां हो गई। इससे अधिक भी हो सकती हैं, मान लीजिए बच्चे के बच्चे हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली है तो इस प्रकार जो है ये साथ में रहते हैं तीनों, पिता, पिता का पिता और उसका लड़का। संपत्ति एवं पूजा भोजन आदि सामूहिक होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो संपत्ति होती है वो संपत्ति जो है एक साथ होती है, ग्रुप में होती है या एक ग्रुप्ड होती है, सभी की होती है, सार्वजनिक होती है। पूजा का जो स्थल होता है या भोजन, पूजा स्थल होता है, भोजन होता है, वो एक साथ बनता है। इनकी फसलें वगैरह, खेती संपत्ति सब क्या होता है? सामूहिक होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। ऐसे परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो ऐसे परिवार हैं उनकी प्रधानता ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और प्राचीन काल में ऐसे परिवार ज़्यादा होते थे। वर्तमान में इनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। संयुक्त परिवार के लक्षण, तो संयुक्त परिवार के लक्षण या संयुक्त परिवार की विशेषताएं समझ लीजिए आप कि क्या विशेषताएं होती हैं या क्या लक्षण होते हैं। तो साझा निवास स्थान होता है, यानी कि जो ये रहने का स्थान होता है, जो यूनिट जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनका साझा होता है, यानी कि साझे से यहाँ मतलब है कि एक ही बड़ा घर होता है जिसमें एक मेन व्यक्ति है, मान लीजिए उसके क्या है कि मान लीजिए 4 पुत्र हैं तो वो रहते हैं, फिर उन 4 लड़कों की जो हैं वाइफ हैं तो वो रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं, वाइफ बच्चे, और उसके अलावा भी अगर कोई है तो वो भी रहते हैं। तो इस प्रकार जो है जॉइंट फैमिली होती है। इसके अलावा क्या है? साझा धर्म होता है। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साझा धर्म होता है या एक ही धर्म होता है, ठीक है ना। तो जो ऐसे परिवार होते हैं उनका जो धर्म होता है वो एक होता है, कि मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई दादा है, परदादा है, तो जो उनका धर्म होगा वही उसके पोते पर पोते का होगा। तो इस प्रकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका धर्म नहीं बदलता है, धर्म एक होता है। फिर संयुक्त समिति होती है। संयुक्त समिति का अर्थ है यहाँ पर कि जो है जो परिवार है वो संयुक्त रूप से होता है, उनके जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक होते हैं, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं माना जाता है। उनके निर्णय और सहकारी संगठन होता है। तो क्या होता है यहाँ पर? इनका सहकारी संगठन होता है। विशाल आकार होता है, जो परिवार होता है उसका विशाल आकार होता है। सहकारी संगठन का मतलब है कि कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव, ठीक है ना। कोऑपरेटिव का मतलब है कि जो ये सदस्य होते हैं वो एक दूसरे
के कार्यों को करते हैं। मतलब कि कोई कोई व्यक्ति जो है खेती करता है, तो कोई व्यक्ति जो है पशुओं का कार्य करता है, यानी पशु को लाना ले जाना। तो कोई व्यक्ति जो है घर का कार्य करता है, कोई व्यक्ति जो है बाजार का कार्य करता है, कोई व्यक्ति, और जो महिलाएं होती हैं वो घर का भोजन का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे के कार्य को बांटे रखते हैं। संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं या उपयोगिता, यानी कि गुण क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। तो इम्पोर्टेंस, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं और उनकी जो है यूजफुलनेस है, ये क्या है, यानी कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है कि श्रम विभाजन होता है। तो जो ऐसे परिवार होते हैं उसके सदस्य आपस में श्रम का विभाजन करके रखते हैं। जो अभी मैंने बताया कि कुछ सदस्य जो हैं कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, तो कुछ क्या रहते हैं कि जो पशु रहते हैं उनके कार्यों में, मतलब उनको जो है उनकी देखभाल करना, उनको चराना, उनका जो है भोजन देना, उनका आदि अन्य कार्य करना। कुछ सदस्य जो होते हैं घरेलू कार्य को करते हैं, यानी कि घर के जो आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ बाजार के कार्य होते हैं वो करते हैं। महिलाएं जो होती हैं तो वो कुछ खाना बनाने का कार्य करती हैं, तो कुछ और कार्य होते हैं जैसे भी घर के वो करती हैं, इस प्रकार से। फिर विश्राम के लिए अवसर, इसमें क्या होता है कि विश्राम का अवसर होता है। मान लीजिए सदस्य अधिक है, तो एक समय में एक सदस्य कार्य कर रहा है, जब वो आराम करेगा तो दूसरा सदस्य कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो है घर में जो है कार्य जो है करने से जो है संयुक्त परिवार में क्या रहता है, विश्राम करने का पर्याप्त समय मिलता है। सामाजिक गुण, तो इसमें क्या है, सामाजिक गुण भी रहते हैं। फिर बचत होती है, तो संयुक्त परिवार में क्या है, बचत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब एक साथ रहते हैं तो इनके जो खर्चे हैं वो एक साथ रहने की वजह से कम हो जाते हैं। जैसे कि खाने का खर्च कम हो जाता है, जबकि एक साथ रहेंगे तो उत्पादकता अधिक होगी। इसी प्रकार अन्य कार्य खर्चों में भी बचत होती है। भूखंडन को रोकता है, तो इससे क्या है कि जब संयुक्त परिवार होते हैं तो किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वो बहुत से भागों में नहीं बढ़ती है, बल्कि एक ही जगह रहती है, जिससे क्या होता है कि भूखंडन रुकता है और परिवार जो है एकजुट रहता है, और इससे क्या है उत्पादकता भी बढ़ती है। समाजवाद, तो ये समाजवाद को बढ़ावा देता है। आर्थिक उन्नति को निश्चित करता है, इससे क्या है आर्थिक उन्नति भी निश्चित होती है। मान लीजिए कि जब संयुक्त परिवार होगा तो कार्य क्या है, कार्य अधिक होगा, कार्य उत्पादकता जो है अधिक होगी। तो इस प्रकार जो है संयुक्त परिवार क्या होते हैं, आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त परिवार के दोष या अवगुण, तो संयुक्त परिवार के दोष क्या होते हैं, हम वो अभी तक तो हमने क्या देखा, इसके जो थे गुण थे, महत्व था वो देखा। अब इसके अवगुण देखेंगे कि इसके अवगुण क्या होते हैं। तो संयुक्त परिवार क्या है, निकम्मों का घर होता है, निकम्मों का घर होता है, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, निकम्मे होते हैं, यानी कि वो नकारा रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार जो है निकम्मों की संख्या बढ़ जाती है, झगड़े उत्पन्न होते हैं इन्हीं निकम्मों के कारण। जो ये निकम्मे होते हैं कोई कार्य नहीं करते हैं जब, इसके अलावा और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि जायदाद का हो सकता है या घरेलू विवाद हो सकते हैं छोटे मोटे, तो उनसे भी जो झगड़े हो जाते हैं। एकांत का अभाव होता है, एकांत का जो है अभाव होता है, यानी कि लोगों को प्राइवेसी नहीं मिलती है, लोगों को प्राइवेसी जो है नहीं मिल पाती है, एकांतता नहीं मिल पाती है। अनियंत्रित प्रजनन, इसके अलावा जो है अनियंत्रित प्रजनन होता है, यानी कि जो संख्या है वो अधिक हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है ऐसे परिवारों की, जॉइंट फैमिली की। कुशलता और गतिशीलता में बाधक, और यह कुशलता और गतिशीलता में बाधक है, स्त्रियों की दुर्दशा में के लिए उत्तरदायी है। तो स्त्रियों की दुर्दशा ज़्यादातर संयुक्त परिवार में ही होती है और इसके लिए ये उत्तरदायी है। मान लीजिए कोई महिला है तो उसका उत्पीड़न सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवारों में ही होता है, बड़ों से लेकर छोटे तक जो है महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन, इससे क्या है सामाजिक समस्याएं भी पैदा होती हैं, तो सामाजिक समस्याएं भी इससे पैदा होने लगती हैं। तो दोस्तों इसी संयुक्त परिवार में हम इसके प्रकार में देखते हैं, हिंदू संयुक्त परिवारों का संपत्ति के आधार पर संपत्ति के आधार की दृष्टि से विभाजन, यानी कि जो हिंदू संयुक्त परिवार होते हैं उनका संपत्ति के आधार पर विभाजन, संपत्ति के आधार पर जो है दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक मिताक्षरा नियम के अनुसार और एक दाएं भाग के नियम के अनुसार। तो जो मिताक्षरा नियम के अनुसार है वो क्या है कि यह संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं ऐसे परिवार, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे, विज्ञानेश्वर थे।
इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो परिवार की संपत्ति होती है उस पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। तो जो मिताक्षरा का नियम है उसके अनुसार क्या है कि जो संपत्ति होती है उस पर उस परिवार के सभी सदस्यों का जन्मजात अधिकार होता है। तो वहीं दाएं भाग का नियम जो है यह प्रथा केवल बंगाल में प्रचलित है और इस प्रथा में क्या होता है कि इसमें संपत्ति का अधिकार उन परिवार के सदस्यों तक सीमित रहता है जो मूल व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं क्या पिंडदान। तो क्या कर सकते हैं ये जो पिंडदान दे सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ उन सदस्यों तक ही सीमित रहता है जो पिंडदान सकते हैं। जो मतलब कि देखिए जैसे कि कोई मूल सदस्य है, ठीक है, तो उसके 3 पीढ़ियाँ ऊपर तक और 3 पीढ़ियाँ नीचे तक जो है ये अधिकार होता है। इसकी अगर मान लीजिए कोई चौथी पीढ़ी आती है तो उसे वह अधिकार नहीं मिलता है, या फिर यहाँ इसकी चौथी पीढ़ी है तो इस प्रकार जो है कि 3 पीढ़ियों तक यह जो है अधिकार प्राप्त होता है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार, तो ये परिवार क्या होते हैं देखते हैं। तो वह परिवार जिसमें स्वयं के परिवार के अलावा कुछ विवाह संबंधों के बाद बने रिश्ते जैसे ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष इत्यादि के कुछ व्यक्ति आकर रहने लगे तो वह विस्तृत विवाह संबंधी परिवार कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी का विवाह हो गया तो विवाह के बाद उसके सदस्य जो हैं उनके रिलेटिव्स वो आपके पास आके रहने लगें, या मान लीजिए आप किसी के यहाँ जाकर रहने लगे। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि यह संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा परिवार है। तो संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा कौन सा होता है? एकल परिवार होता है। फिर उसके बाद देखें तो उसके बाद संयुक्त परिवार होता है और इसके बाद जो होता है विस्तृत परिवार होता है। अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर जो है समाज जो परिवारों के प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर देखो तो पहला क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार। तो ऐसे परिवार जिनकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष के पास होते हैं। ऐसे परिवार लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो जो ऐसे परिवार होते हैं पितृसत्तात्मक, उसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है। महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण भी होता है। अब देखिए मातृसत्तात्मक परिवार, तो क्या होता है? ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि पूरा अधिकार क्या होता है? महिलाओं के पास होता है। डिफॉल्ट व बेफ्चाफेन इन्होंने क्या कहा है कि जो परिवार है वो प्रारंभिक रूप से मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। तो परिवार क्या हुआ करते थे? मातृसत्तात्मक। ऐसे परिवार भारत में मालाबार, तो जो ऐसे परिवार हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो मालाबार के नायकों में, आसाम के खासी व गारो जनजातियों में पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी ने दिया था। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी ने प्रतिपादित किया था। निवास के आधार पर अब देखते हैं कि परिवार निवास के आधार पर कितने होते हैं। तो परिवार निवास के आधार पर जो है बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पितृस्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, और इसके अलावा जो है उभय या द्वि स्थानीय परिवार। पितृ स्थानीय परिवार ऐसे परिवार जिसमें क्या होता है कि शादी के बाद महिला पुरुष के घर में आकर रहने लगती है। तो ऐसे परिवार सामान्यतः पूरे भारत में और हिंदू मुस्लिमों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर मातृ स्थानीय परिवार, तो मातृ स्थानीय परिवार क्या होते हैं? ऐसे परिवार जिसमें विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ माँ बाप के घर में रहता है, जवाई बनकर रहता है। इस प्रकार के परिवार भारत में मालाबार के नायरों, आसाम के खासी व गारो जनजातियों में पाए जाते हैं ऐसे परिवार। फिर नव स्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अन्यत्र नया घर बनाकर रहते हैं। इस प्रकार के परिवार नाइजीरिया के हौसा जनजाति में पाए जाते हैं। तो क्या होता है नवस्थानीय परिवार की शादी के पश्चात वे अपने माता पिता का घर छोड़ देते हैं। मातृ पितृस्थानीय परिवार, तो ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी दोनों के माता यानी कि माँ बाप में से किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र हों, अथवा संतान होने
तक लड़की अपने घर पर एवं संतान होने के बाद लड़के के घर में रहती हो तो वो मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहलाते हैं। तो ऐसे परिवार क्या होते हैं कि जिसमें वो स्वतंत्र होते हैं कहीं भी रहने के लिए, अथवा विवाह के पहले वे अपने घर में रहते हैं, यानी कि लड़की अपने घर में, लेकिन संतानोत्पत्ति के बाद वो क्या है, पति के यहाँ रहने लगती है। इसके बाद मामा स्थानीय परिवार। तो मामा या मामूल स्थानीय परिवार में क्या होता है कि ऐसे परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने पति के मामा के घर जाकर रहे, अपने पति के मामा के, इस प्रकार के परिवार मामा या मामूल परिवार कहलाते हैं। अब उभय द्वि स्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, अपने जन्म के परिवारों में, परंतु रात को पति पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होने ही वह अपने स्वयं के घर आ जाता है। तो रात होने पर वो क्या है, पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होने पर अपने घर आ जाता है। अब देखते हैं वंश के आधार पर कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवादी परिवार और द्विनामी परिवार। तो ऐसा परिवार, पितृवंशीय परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें वंश की परंपरा क्या होती है, पिता के अनुसार चलती है, पुरुष के अनुसार चलती है, और उसकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो उसका कौन सा होगा, उसका पुत्र होगा। तो वो कहलाते हैं पितृवंशीय। मातृवंशीय में क्या होता है कि इसकी जो परंपरा होती है परिवार की, वो माता के वंश के अनुसार चलती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो है पुत्री जो है उत्तराधिकारी बनती है। अब उभयवादी परिवार क्या होता है, तो इसमें क्या है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, पितृवंशीय और मातृवंशीय का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें दोनों प्रकार की परंपराएं चलती हैं। द्विनामी परिवार क्या होता है, तो द्विनामी परिवार में ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में दादा और नानी से संबंध रहता है और दादी और नाना के संबंध को छोड़ दिया जाता है। फिर विवाह के आधार पर, अब देखते हैं विवाह के आधार पर परिवार। तो विवाह के आधार पर एक विवाह परिवार और बहुविवाह परिवार। तो जो एक विवाह परिवार होता है, एक विवाह परिवार, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक शादी करता है, यानी कि एक पुरुष जो होगा वो एक स्त्री से शादी करेगा, या एक स्त्री जो होगी वो एक पुरुष से शादी करेगी, यानी कि एकल विवाह होता है। ठीक है। और जो बहुविवाह, एकल विवाह परंपरा संपूर्णतः पूरे भारत में है और हिंदुओं में पाई जाती है। वहीं बहुविवाह परिवार जो होते हैं वो ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं अथवा एक महिला एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करती है। तो ये प्रथा ज़्यादातर मुसलमानों में चलती है कि एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में हम इस टॉपिक के इस जो पर्यावरण है इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो परीक्षक दृष्टि से प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।